हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का गीत कौन से प्लांट को कहा गया है तो वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया नेटिव प्लांट है मेडागास्कर का और अदर आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन का, इसीलिए इसे सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये हर जगह वाइडली ग्रो किया जाता है इसकी एवरग्रीन और रिचली कलर्ड लीव्स के लिए। इंडिया में तो ये और भी फेमस है क्योंकि ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। आजकल हर घर में और हर नर्सरी पर आसानी से पाया जाता है। हर तरह की सॉइल में ग्रो होने वाला ये प्लांट ब्राइट लाइट में बिना किसी केयर के, कम फर्टिलाइज़र में, कम से कम वाटरिंग में भी ग्रो करता रहता है। आप साल में इसमें 2 बार फर्टिलाइज़र ऐड करें, फरवरी टू मार्च और सितंबर अक्टूबर में। मैंने कभी भी इस प्लांट में कोई पेस्ट अटैक नहीं देखा है। छोटे से छोटे पॉट में आसानी से ग्रोथ करता है और ये प्लांट रूट बाउंड होना पसंद करता है क्योंकि रूट बाउंड होने पर इसकी ग्रोथ और भी अच्छी निकल कर आती है और इसके नए नए बेबी प्लांट्स भी निकल आते हैं। देखें, जैसे ये निकल कर आ रहे हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया एक सस्ता प्लांट है जो हर नर्सरी पर आपको आसानी से मिल जाएगा 50 से 60 रुपए में। नर्सरी पर ये प्लांट आपको चिकनी मिट्टी पर लगा हुआ मिलेगा जो कि कोलकाता से आती है। यदि आप इसकी रिपोर्टिंग मॉनसून सीज़न में कर रहे हों तो आप उस चिकनी मिट्टी को पूरी तरह से हटा लें क्योंकि वही चिकनी मिट्टी इसके रूट रॉट होने का कारण बनती है। तो आप उसको एक पानी की बाल्टी में डाल दें और थोड़ी देर के लिए भीगने दें और हल्के हाथों से उस मिट्टी को धीरे धीरे निकाल लें और रूट्स को बिना डिस्टर्ब किए और फिर उसकी रिपोर्टिंग करें। यदि आप बिगिनर्स हैं और आप पहली बार इस प्लांट को लेकर आए हैं और आपको लगता है कि मिट्टी निकालने पर आपका प्लांट शॉक में चला जाएगा, तो आप ऐसा हरगिज़ ना करें। तो फिर आप इसकी आधी चिकनी मिट्टी ऊपर वाली साइड से निकाल लें और सारे रूट बॉल को डिस्टर्ब ना करें और वैसे ही इसकी रिपोर्टिंग कर लें और कोशिश करें कि जैसी मिट्टी इसकी रूट बॉल में लगी हुई है उसी तरह की मिट्टी आप बनाने की कोशिश करें ताकि दोनों सॉइल मिक्स में कोई भी डिफरेंस ना हो। और जब आप वाटरिंग करें तो सारे पॉट में सारी सॉइल को इवनली पानी मिले। अगर बात करें इस प्लांट के पॉट साइज़ के बारे में तो इनिशियली आप इसे एक छोटा पॉट दें 5 से 6 इंच का। जब 1-1.5 साल बाद ये प्लांट पूरी तरह से रूट बाउंड हो जाए तभी इसे 2 साइज़ बड़े पॉट में शिफ्ट करें बिना किसी रूट प्रूनिंग के और बिना किसी रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हुए, ताकि बिना किसी शॉक के ये प्लांट इसी तरह से ग्रोथ करता रहे और इसकी ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए। मैंने अपने इस प्लांट को 12 इंच के एक पॉट में लगा रखा है और इसमें मैंने 5 से 6 प्लांट लगाए हुए हैं और मुझे लगता है कि ये पॉट साइज़ भी इसके लिए बहुत ही बड़ा है क्योंकि एक तो ये प्लास्टिक का पॉट है और ऊपर से ये प्लांट अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इसकी जो सॉइल इतनी सारी है उसका पानी जल्दी से जल्दी सूख ले। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे ना इस प्लांट को रिपोर्ट करना चाहिए थोड़े से छोटे पॉट में, तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। क्योंकि मुझे साइन नज़र आ रहे हैं इसकी शायद रूट रॉट होने लगी है क्योंकि इसके लीव्स बीच बीच में से ये सूखने लगे हैं और कोई स्टेम तो देखिए बिल्कुल ही इसकी ख़राब हो गई है। इस प्लांट को मैंने यहाँ से कटिंग किया था और इसकी नई शूट्स भी निकल रही थी पर धीरे धीरे अब ये सूखने लगी है। तो इससे मुझे आइडिया लग रहा है कि शायद इस वाली स्टेम का रूट रॉट हो गया है। बाकी सभी स्टेम्स तो अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं पर शायद ये वाली स्टेम रूट रॉट हो चुकी है। तो मुझे लगता है मुझे भी जल्दी ही इस प्लांट को एक छोटे साइज़ के मतलब 10 इंच के पॉट में रिपोर्ट करना चाहिए ताकि ये प्लांट मेरा सेफ़ रहे, वरना ये जल्दी ही धीरे धीरे रूट रॉट होकर धीरे धीरे पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। अगर बात करें इस प्लांट की सॉइल मिक्स के बारे में तो इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाएं जैसे कि आप सभी फॉलिएज प्लांट्स के लिए बनाते हैं। 1 पार्ट सैंडी सॉइल,
एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट ले लें। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो फिर अच्छे से डीकम्पोज्ड गोबर की खाद जो 1 साल पुरानी हो वो भी ले सकते हैं। ध्यान रखें कि गोबर की खाद हमेशा अच्छी तरह से सड़ी गली होनी चाहिए, क्योंकि यदि वो अच्छी तरह से डिकम्पोज़ ना हो तो उसमें फंगस क्रिएट हो जाती है और ऊपर से आपको लगता रहेगा कि आपका प्लांट तो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और एक दिन आपको लगेगा कि अचानक से ग्रोथ रुक गई है और वो नई लीफ निकाल ही नहीं रहा है। तो जब आप इस प्लांट की सॉइल की गुड़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें वाइट एक फंगस लग चुकी है और ये फंगस मैंने देखा है कि प्लांट की रूट को भी जकड़ लेती है और प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देता है और उसकी रूट रॉट होने लगती है। तो ध्यान रहे कि गोबर की खाद यदि आप इस्तेमाल करें तो वो अच्छी तरह से सड़ी गली होनी चाहिए, अच्छी तरह से डिकम्पोज़ होनी चाहिए। यदि आप कोकोपीट का इस्तेमाल करते हों तो एक पार्ट कोकोपीट भी इसके सॉइल मिक्स में मिला लें। मैं तो अभी तक कोकोपीट का यूज़ नहीं करती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इसका इस्तेमाल स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब कोकोपीट थोड़ी बहुत ऐड करते हैं आप अपने सॉइल मिक्स में तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए यदि आप चाहते हैं तो एक पार्ट कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 चम्मच बोन मील और माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी इसके सॉइल मिक्स में ज़रूर मिलाएं। और यदि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करते हों जैसे कि कोकोपीट, बोन मील और माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट तब भी अच्छी ग्रोथ करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जिन लोगों को गार्डनिंग का नॉलेज ही नहीं होता, फर्टिलाइज़र का भी नॉलेज नहीं होता, जब वो इस प्लांट को बस शौकिया ही लगा लेते हैं तो फिर भी वो प्लांट साधारण सी मिट्टी में थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और या फिर गोबर के खाद के साथ भी अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर बात करें इस प्लांट की प्लेसमेंट के बारे में तो ये एक शेड लविंग प्लांट है। नॉर्थ फेसिंग बालकनी में लगाने के लिए एक आइडियल प्लांट है। ये मेरी बालकनी भी नॉर्थ फेसिंग है और मैंने यहीं पर इसे रखा है और यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है और ये मेरे सभी प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। और यदि इसे 1-2 घंटे की सनलाइट मिल जाए, अगर आपने इसे ईस्ट फेसिंग बालकनी में रखा है तो इसके कहने ही क्या है, क्योंकि उससे इसकी लीव्स का ये जो कलर है, ये जो वेरिगेशन है, ये और भी ब्राइट हो जाता है और इसके स्टेम्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हार्ड बनते हैं और थिक हो जाते हैं और ये लीव्स जो हैं ये भी घनी इकट्ठी आती हैं। अगर बात करें इस प्लांट की वाटरिंग नीड के बारे में तो ये प्लांट ज़्यादा वाटरिंग नहीं मांगता है, बल्कि बाकी सभी फॉलिएज प्लांट की तरह सॉइल की अपर लेयर ड्राई होने पर ही वाटरिंग करें। यदि आपके पास टाइम हो तो अपनी फिंगर को सॉइल मिक्स में डालकर चेक कर लें और अगर 2-3 इंच तक ड्राई सॉइल लगे तभी वाटरिंग करें। ओवर वाटरिंग हर फॉलिएज प्लांट के लिए दुश्मन होती है, फिर भी यदि आपसे ओवर वाटरिंग हो ही गई है तो जब तक सॉइल पूरी तरह से सूख ना जाए इसे वाटरिंग ना करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने ये सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट 12 इंच के पॉट में लगा दिए हैं, तो मैं बहुत ही संभाल कर इन्हें वाटरिंग करती हूँ। मुझे लगता है कि इसमें इतनी सारी मिट्टी है कि वो जल्दी सूखेगी नहीं। मैं बहुत ही कम इसमें वाटरिंग करती हूँ, मतलब शायद वीक में 1 बार ही करती हूँ और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा दिन हो जाते हैं। फिर भी देखिए मेरी ये प्लांट की एक स्टेम रूट रॉट हो चुकी है। इसकी निशानी है कि ये देखिए ऊपर से इसके जो नए शूट्स आ रहे थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं। इसी से पता चलता है कि ये वाली स्टेम जो है वो रूट रॉट का शिकार हो चुकी है। अब मेरी ये स्टेम पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, परंतु यदि मैं कुछ टाइम पहले एक्चुअली मैंने ये इसकी कटिंग की थी फरवरी में और तब से लेकर इसके ये 2 शूट्स ही निकले थे। और अगर मैंने पहले ध्यान दिया होता कि ये रूट रॉट हो चुकी है तो मैं इसकी एक हेल्दी कटिंग निकाल के कटिंग ग्रो कर लेती, पर मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि टाइम के साथ धीरे धीरे ये ग्रोथ ले लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आप ये गलती बिल्कुल ना करें। यदि आपको थोड़ा सा भी आइडिया
लगे कि आपका प्लांट रूट रॉट हो रहा है तो आप उसकी ये वाली स्टेम हेल्दी कटिंग निकाल लें और कहीं और ग्रो कर लें। इससे आपका प्लांट सेफ हो जाएगा। और यदि हम इसकी प्रोपगेशन की बात करें और अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्लांट की कटिंग ग्रो करें पर आपको लगता है कि आपसे प्लांट की कटिंग्स अच्छे से ग्रो नहीं होती है तो आप उसके लिए सैंडी सॉइल का यूज़ करें या फिर कोकोपीट और सैंड का मिक्सचर बना लें। और यदि वेदर फेवरेबल ना हो तो आप उसे छोटे से पॉट में लगाएं और प्लास्टिक बैग से कवर करें ताकि उसमें मॉइस्चर अच्छे से बना रहे। अच्छी तरह से उसे टाइटली बंद कर लें 15 से 20 दिनों तक। बीच बीच में पॉलीबैग को हटाकर देखते रहें कि सॉइल मीडिया कहीं सूख तो नहीं गया है और सॉइल को सूखने पर ही आप उसमें वाटरिंग करें। कुछ इस तरह से देखें। ये मैंने एक छोटे से पॉट में कटिंग लगा रखी है और उसे पॉली बैग से कवर कर रखा है। इसको कवर किए हो चुके हैं कम से कम 8-10 दिन, पर मैंने अभी तक इसका पॉली बैग नहीं खोला है और मैं बीच बीच में इसको चेक करती रहती हूँ कि इसमें पानी की कमी तो नहीं हो गई है या फिर फंगस तो नहीं लग रही है। कभी कभी इस तरह पॉली बैग से रैप करने पर आपकी जो स्टेम्स होती हैं उनमें फंगस भी थोड़ी थोड़ी ऊपर लगने लगती है वाइट, तो आप उसको हाथों से निकाल सकते हैं और फिर इसको थोड़ी बहुत हवा लगने के बाद कम से कम 3-4 घंटे की फिर से आप इसे पॉली बैग से कवर करके रखें, कम से कम भी 15-20 दिनों तक। तब तक आपकी रूट्स नीचे डेवलप होना शुरू हो जाएगी। फिर आप इसका पॉली बैग निकाल सकते हैं और इसे पेड़ों की छांव में शेडी एरिया में रखें और पानी का ध्यान रखें तो आपकी कटिंग ज़रूर ग्रो हो जाएगी। और कोशिश करें हमेशा कि 2 से 3 या 4 जितनी कटिंग आपके पास हो सभी आप लगा लें, क्योंकि उनमें से कम एक कटिंग तो ज़रूर ही ग्रो हो जाएगी। अगर बात करें इस प्लांट की फर्टिलाइज़र नीड के बारे में तो इसे साल में 2 बार फरवरी और सितंबर में वर्मी कंपोस्ट से फर्टिलाइज़ करें। अगर आप चाहें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आजकल प्रॉम फर्टिलाइज़र भी आ चुका है जो बोन मील की जगह यूज़ किया जा सकता है। कुछ लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करते हैं। तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच NPK डाल लें और स्प्रे बॉटल में डालकर आप इसके फॉलिएज पे स्प्रे कर सकते हैं और सॉइल मिक्स में भी डाल सकते हैं, पर थोड़ी सी सावधानी के साथ, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर इनकी थोड़ी भी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो आपके प्लांट को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आपकी क्वांटिटी कम हो, उससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, पर हरगिज़ इसकी ज़्यादा क्वांटिटी को मिलाने की कोशिश ना करें। अगर बात करें इस प्लांट की क्लाइमेट कंडीशन और फेवरेट सीज़न के बारे में तो ये प्लांट पूरी साल अच्छे से ग्रो होता है, फरवरी से लेकर नवंबर तक। दिसंबर में जब ये डॉर्मेंसी पीरियड में ये प्लांट जाता है तो बाकी फॉलिएज प्लांट की तरह इसकी थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि ये अपने नीचे के 2-4 लीव शेड कर देगा येलो करके। ज़्यादा कोई नुकसान इस प्लांट को नहीं होता है, पर आप विंटर सीज़न में इसे फ्रॉस्ट से बचाएं, किसी शेड के नीचे रखें और इसे 2-3 घंटे की धूप में मिल जाए तो सोने पर सुहागा है। बाकी फॉलिएज प्लांट की तरह आप विंटर में इसकी वाटरिंग की रिक्वायरमेंट पे ध्यान दें। ये बहुत कम पानी मांगता है तो विंटर सीज़न में आप बहुत कम वाटरिंग करें। 15-20 दिन में एक बार इसे अच्छे से वाटरिंग कर लें और फिर 15-20 दिन तक बिल्कुल भी वाटरिंग ना करें। और विंटर में होने वाली बारिश है तो आप इसे बिल्कुल बचाएं। अगर 20-25 दिनों तक आपके प्लांट की सॉइल सूखी है और बारिश हो रही है तो आप इसे बारिश में रख दें, पर उसके बाद आप ध्यान रखें कि कम से कम 20-25 दिनों तक इसमें पानी की एक बूंद भी ना जाए। और फिर देखें कि आपका प्लांट सालों साल हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही ग्रोथ करता रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये प्लांट और कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से विचारों का आदान प्रदान होता है और
नई नई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचती है। यदि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें अपने गार्डनर फ्रेंड के संग। इससे हमारी वीडियो की रीच और लोगों तक भी पहुंचती है और हमारी यूट्यूब की गार्डनिंग फैमिली बड़ी होती है। तो प्लीज़ शेयर करें इस प्लांट की इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी। लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी और नए प्लांट के साथ, किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, ओम शांति।